वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन 1971 में, यानी कि आज से 53 साल पहले, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को तब के पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा था, बांग्लादेश। आज हम बांग्लादेश की लड़ाई, एक नए देश का उदय, अमेरिका की काली करतूतें, रूस की दोस्ती और आज के बांग्लादेश का रवैया, इन सब पर बारी बारी से बात करेंगे। एक पूरी तस्वीर, या यूं कहिए कि एक मुकम्मल सच आपको आज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश आज हवा में उड़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ गलवहियां डाले हुए है, बिछड़े भाइयों के मिलन जैसा माहौल तैयार कर रहा है, उसको उसकी असलियत याद दिलाने का दिन है 16 दिसंबर। भारत इसको विजय दिवस के रूप में मनाता है और बांग्लादेश मुक्ति दिवस। जब पाकिस्तान की सेना तब के पूर्वी पाकिस्तान में कहर बरपा रही थी, उसके अत्याचार से सारा पूर्वी पाकिस्तान हाहाकार कर रहा था, तब शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में एक सेना पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कर रही थी। उसे मुक्ति वाहिनी कहते थे। मुक्ति वाहिनी के नायक थे मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए, या यूं कहिए कि महिलाएं अपना सम्मान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे थे। कत्लेआम और बलात्कार से पाकिस्तान फौज ने उनके बीच में दहशत पैदा कर दी थी। उस समय भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुसी और पाकिस्तानी फौज ने महज 13 दिनों के भीतर सरेंडर कर दिया। उसके 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के कब्जे में आकर के घुटने टेके। वो हमारे कब्जे में थे। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, वहाँ के नए नायक बने शेख मुजीबुर रहमान। आज उन्हीं मुजीबुर रहमान की मूर्तियां बांग्लादेश में ध्वस्त की जा रही हैं। उनकी ही बेटी शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। उनके और उनकी पार्टी की निशानियां मिटाई जा रही हैं। एक अंतरिम सरकार जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, वह समूचे बांग्लादेश में ऐसे फैसले ले रहे हैं मानो कि वहां की जनता ने उनको चुन करके बिठाया है। खैर, पाकिस्तान की हार के बाद 1972 में तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो भारत आए। हमारी तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने शिमला में एक समझौता किया और उस समझौते के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उन 93,000 फौजियों को आज़ाद किया, रिहा किया। ये भारत है। अगर चाहती इंदिरा गांधी तो कहती कि लाहौर तक की पूरी ज़मीन हिंदुस्तान के पास और उसके बाद तुम्हारे 93,000 सैनिक तुम्हारे। कोई भी शर्त भारत मनवा सकता था, लेकिन हार के बाद एक मजबूत देश जो सलूक करता है, हिंदुस्तान ने वही किया। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बात यहां बताना जरूरी है, वो ये कि विजय दिवस के मौके पर भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बांग्लादेश में विजय दिवस के मौके पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के 8 पूर्व सैनिक ढाका में हैं, जो उस समय 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी तरीके से बांग्लादेशी सेना के, या यूं कहिए कि उस समय की मुक्ति वाहिनी के 8 सैनिक कोलकाता आए हुए। उस समय गुरिल्ला फोर्स के हिस्सा थे, मुजीबुर रहमान की अगुवाई में लड़ रहे थे। जो राजनयिक और भारत बांग्लादेश संबंधों के जानकार हैं, उनकी राय में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे के बाद, बांग्लादेश दौरे के बाद, उस देश के तेवर नरम पड़े हैं, या यूं कहिए कि उसको अपनी जमीन दिखने लगी है, अपनी असलियत समझ आ रही है। हिंदुस्तान के आगे बांग्लादेश अगर सीना चौड़ा करता है, अकड़ के चलता है, आंखें तरेड़ता है, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बांग्लादेश को यह बात ठीक से पता होनी चाहिए और पता होने लगी। कुछ फैक्ट्स उनको रखे बगैर ना तो आगे बढ़ना सही है और ना ही बांग्लादेश को यह बताए बगैर बात पूरी हो सकती है कि ये सच क्या है। ढाका में जो लिबरेशन वॉर म्यूजियम है,
उसका रिकॉर्ड कहता है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं का, यानी कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो महिलाएं थीं उनका बलात्कार किया। 25 मार्च से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक 30 लाख बंगालियों की मौत हुई, यानी कि मारे गए, कत्लेआम नरसंहार चल रहा था। 2 लाख महिलाओं के साथ इस दरमियान बलात्कार हुआ, जबकि इस दौरान 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए और वो सारे के सारे भारत आ गए। बांग्लादेश को इस हैवानियत और नारकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने अपनी सेना बांग्लादेश के भीतर उतारी, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। और एक अनुमान कहता है कि हिंदुस्तान को अपने 3,873 सैनिकों से हाथ धोने पड़े। शहीद हुए हमारे जवान, कई हजार घायल हुए। 1971 का युद्ध भारत के लिए एक आर्थिक संकट छोड़ गया, जिसके चलते भारत सरकार को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और युद्ध के दौरान संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारी खर्च करना पड़ा। और बाद में भी हिंदुस्तान की जनता ने टैक्स के रूप में पे करके अपनी सरकार के जरिए जो युद्ध पर हुए खर्च थे उसकी भरपाई करनी पड़ी। और आज बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान हमारा भाई, पाकिस्तान के साथ हम खुश। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर जो कहर बरपाया, जो जाति जुल्म किया, नरसंहार किया, महिलाओं का बलात्कार किया, वो सारी तस्वीरें, सारे रिकॉर्ड बांग्लादेश के भीतर भी हैं। उनका परचम बना करके बांग्लादेश के भीतर लहराना चाहिए, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि जिस पाकिस्तान के साथ तुम गलमैया कर रहे हो, उसके साथ हाथ मिला रहे हो, उसने तुम्हारे साथ सलूक क्या किया था। अगर धर्म के नाम पर 2 देश बट मिल सकते हैं तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान को अलग नहीं होना चाहिए था। ईरान और इराक के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जंग नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क मुल्क होता है और मुल्क से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब राष्ट्र की हिफाजत, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान गिरवे रख करके आप दुनिया में नई रिश्तेदारियां करते हैं तो फिर आपके साथ सलूक वही होता है जो 1971 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। बांग्लादेश अब वहीं आकर के फिर खड़ा हो रहा है। ये चर्चा लंबी है। आगे अमेरिका ने क्या किया, रूस ने हमारे साथ दोस्ती कैसे निभाई, कैसे हम युद्ध जीते, कैसे जनरल नियाजी जो उसमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो कमान संभाल रहे थे बांग्लादेश के भीतर, पाकिस्तान में जिन्होंने सरेंडर किया था, उनके सरेंडर के बाद क्या हुआ, ये सारी कहानियां आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब चर्चा में अपने मेहमानों को शामिल करता हूं। विंग कमांडर एवी भूषण साहब, आप 1971 की जंग लड़ चुके हैं। कर्नल वीके शाही साहब, आप भी उसी जंग से हैं। आप लोग हिंदुस्तान का नाज हैं। आपके होने से हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होता है, माथा ऊंचा होता है। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब, आप भी 1971 का जो युद्ध था उसमें आपने हिस्सा लिया था। और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब, आप चारों के चारों उस युद्ध से हैं। आपका इस्तकबाल, सम्मान, आपको नमस्कार, प्रणाम आप चारों को। नमस्कार। मेजर जनरल साहब, हिंदुस्तान उस समय जो युद्ध लड़ रहा था, मैं उन तारीखों को, उन दिनों को हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम लोगों के सामने तस्वीरों के तौर पर आपके जरिए रखना चाहता हूं। हालात कैसे थे पूर्वी पाकिस्तान के भीतर, हिंदुस्तान की फौज किस तरीके से लड़ रही थी, पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया और किन किन तरह के संघर्षों और जद्दोजहद के बाद एक देश को आपने आज़ाद कराया। मैं चाहता हूं कि आप पन्ने पलटें, याद करें और तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान को बताएं। जनरल द्विवेदी। यशवंत, सबसे पहले तो आपने बहुत विस्तार पूर्वक पूरा बैकग्राउंड बताया है और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 53 साल पहले एक जो इतिहास रचा गया था वो एक सुनहरी पन्नों में लिखा गया है। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस लड़ाई में शामिल था। 14 जाट का हिस्सा था, उसमें मैं प्लेटून कमांडर था जी। तो आपने जो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि ये देखो, ये जो हालात बदले, ये इसका जो पूरा जिम्मेवारी थी वो पाकिस्तान की थी, क्योंकि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और शेख मुजीब वो इलेक्शन जीते तो वो उनको बंगालियों को सत्ता नहीं देना चाहते थे,
तो ये शुरुआत हुई। और क्योंकि उसके लिए बगावत हुई बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान आर्मी ने, जैसे कि आपने बताया है, ऐसा अत्याचार किया जो कि नाजीज के टाइम भी नहीं हुआ था। और बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सारी जो जुल्म है खुद अपनी आंखों से देखा कि 3 लाख औरतों का बलात्कार हुआ, 30 लाख बंगाली मारे गए, इसमें ज्यादातर हिंदू लोग इसमें शामिल थे। अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि 10 करोड़ तकरीबन शरणार्थी जो है वो भारत में आ गए, और हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें यह युद्ध लड़ना पड़ा, एक धर्म युद्ध के तौर पर लड़ना पड़ा। तो ये युद्ध जो था, ये 4 दिसंबर को शुरू हुआ, क्योंकि जी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे पश्चिम बॉर्डर पर उन्होंने हमला किया। तो इसमें 3-4 बातें बहुत ही जो अहम है, जो मैं खुद बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसमें हिस्सा लिया है। सबसे पहली बात थी कि भारत को कोई विकल्प नहीं था हमें इस युद्ध में, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी कि हम इतने शरणार्थियों को हम पालन पोषण कर सकते। और दूसरा, जो अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, जब मुजीब साहब के ऊपर उनको बंदी बनाया गया, तो भारत सेना को अंदर जाना ही था। ये तो एक इतिहास का पहला पन्ना था। दूसरा है कि किस प्रकार हमने 2 हफ्ते के अंदर ये युद्ध जीता, एक नया देश बना, दक्षिणी एशिया का नक्शा बदला, 93,000 बंदी बनाए गए। इसमें 3-4 बातें जो अहम है। सबसे पहले जो भारत की फौज की जो ट्रेनिंग थी, जो लीडरशिप थी, वो अव्वल दर्जे की थी। जी जब हमने पाकिस्तानी को बंदी बनाया, कुछ सैनिक थे, उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास आप जैसे ऑफिसर होते तो हम युद्ध नहीं हारते। दूसरी बात थी, एक जज्बात था, एक जुनून था। हमारे हथियार जो थे इतने आधुनिक नहीं थे जितने पाकिस्तान के थे, पर हमारा मनोबल था, क्योंकि हम धर्म युद्ध लड़ रहे थे, तो इसलिए हमारी जीत हुई। और तीसरी बात है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक ऑक्यूपेशन आर्मी बन गई थी, यानी कि वो एक पॉलिटिकल फौज बन गई थी। वो सत्ता चला रही थी, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जी तो ज्यादा लड़ाई में जो उसके लोग कारण आए थे, उसके कारण अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो लड़ने वाले मूड में थी ही नहीं। कारण यह भी था कि अय्या खान जो पाकिस्तान में उस समय शासनाध्यक्ष थे या आर्मी चीफ, उनके पास पाकिस्तान की सत्ता थी, वो भी अय्याशियों में डूबे हुए थे। कर्नल शाही, मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। ऑपरेशन के दौरान जो आपके साथ गुजरी होगी, जिस मिशन पे आप रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि एक बार उसको आप हिंदुस्तान के सामने रखें। देखिए, ये जो युद्ध हम बात कर रहे हैं 1971 71 की, बांग्लादेश एक नया देश बन गया। कहते हैं कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, भारतीय सेना ने कर दिखाया। और एक पड़ोसी जिसका नाम 71 दिसंबर से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, बदली होकर बांग्लादेश बन गया। एक पड़ोसी को नाम तक से बदली कर दिया गया, हुकूमत बदली कर दी गई, सरकार बदली कर दी गई, देश बदली कर दिया गया। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायद कहना भूल जाना चाहिए जी कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, बदले जा सकते हैं, हमने बदल के दिखाया। दूसरी बात, क्योंकि ये एक बड़ी भारी विक्ट्री थी, 93,000 वेपन, एमनेशन, तंदुरुस्त लोग, कोई जख्मी लंगड़े लूटे टूटे फूटे नहीं, तंदुरुस्त फौजियों का घुटने टेक देना एक मिसाल है जिसका कि कोई पैरेलल वॉरफेयर हिस्ट्री में दुनिया में नहीं कहीं मिलता। भी इसका दूसरा सानी नहीं मिलता है। जी, कर्नल मैं इसको बात को आगे बढ़ाना जी चाहता जी हूँ। मेरा तैनाती वेस्टर्न फ्रंट पर था, और जब हम बांग्लादेश की फ्रीडम की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को जब ये क्लियर हो गया कि उनके पैर उनके ईस्ट पाकिस्तान से उखड़ गए हैं, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हमारे छम सेक्टर में एक आर्मर डिवीजन और 2 इन्फेंट्री
डिवीजन के साथ हमला किया। उनका इरादा था कि छम को पार करके अखनूर से अगर वो कट ऑफ कर देते हैं तो सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी और पुंछ का इलाका, जो कि बांग्लादेश के इलाके से कुछ बड़ा है, उस पर वो कब्जा कर पाएंगे और जितना बांग्लादेश में खोएंगे शायद उससे ज़्यादा उनको हासिल हो जाएगा। और इस पाकिस्तान के नापाक इरादे से उन्होंने एक मैसिव अटैक किया। 3 दिसंबर को 8:20 पर हमारी सब फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले किए गए। पहले एयर स्ट्राइक और फिर ज़बरदस्त आर्टिलरी फायर और फिर ग्राउंड अटैक्स हुए। मेरी तैनाती ललियाली पोस्ट पर थी और मेरी पिकेट पर 5 बार शत्रु ने इन 14 दिन में अटैक किया, 2 हफ्ते के पीरियड में। और इसके बाद हिंदुस्तान की बार-बार फौज ने कर्नल शाही ये कह रहे हैं कि जो आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं, पीर पंजाल का पूरा इलाका है, सुंदरबनी, नौशेरा, पुंछ, इस इलाके में पाकिस्तान की फौज ने हमला किया था, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमला किया था और वो चाहते थे कि बांग्लादेश के बराबर का हिस्सा जो हिंदुस्तान के अंदर से हम कहीं ना कहीं कब्जा कर लें। लेकिन हिंदुस्तान की फौज है, तैयारियाँ पूरी थी। कर्नल त्यागी में आपको शामिल करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं विंग कमांडर साहब भूषण साहब के पास जाऊँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस समय के अपने अनुभव को साझा करेंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की फौज ने बांग्लादेश के लिए क्या किया। एक चीज तो सामने आती है साहब कि मोटिवेशन। सर मैं कर्नल त्यागी के पास चाहता हूं। कर्नल त्यागी के पास। जी कर्नल त्यागी। जी हाँ जी जी सर, मैं 1971 में लेफ्टिनेंट था, 1 महीने की सर्विस थी और मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में 7 इन्फेंट्री डिवीजन के वैनगार्ड में, यानी कि बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर पोस्टेड था। और जब 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ तब हम लोगों के दिल में बहुत ज्यादा मलाल था। हम गुस्से से लाल पीले थे क्योंकि हमारी डोगरा बटालियन तो कासगढ़ तक जा चुकी थी, रवि नदी को पार कर चुकी थी, लाहौर के पास जाने के लिए तैयार थी। तब हम लोग चिल्ला चिल्ला कर दिल बतस के ये कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निमटा ही देते पिंडी और लाहौर को। ये स्थिति थी और हमने सर वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान का ले लिया था, जिसे हमें बाद में समझौते के अंतर्गत वापस करना पड़ा। हमने लड़ाई लड़ी सर, और उस लड़ाई के बाद में मैं बांग्लादेश की एक इवेंट का आपने चूंकि जिक्र किया करना चाहता हूं। जिस तरह की पैरा ड्रॉपिंग की गई, यानी कि 800 पैराट्रूपर्स को एनिमी लाइंस के पीछे अंधेरे के समय ड्रॉपिंग जोन में उतारा गया और आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये बताया गया एक वीडियो दिखा के कि 3,000 पैराट्रूपर्स, जो एक ट्रेनिंग की तस्वीर थी, उन्होंने पैराड्रॉप किया है। हालत ये हो गई कि जब हमारे मेजर साहब नियाजी के पास गए कमरे में, तो नियाजी ने ये कहा कि हमें यही वर्ड थे कि हमें रावलपिंडी के हराम जादों ने धोखा दे दिया। ये स्थिति वहां की थी और ऐसे ही वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर थी। लेकिन सर, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। वीर चक्र आप जानते हैं युद्ध के मैदान में मिलता है, अक्सर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत जिंदा हैं जिन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनमें से एक मैं हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि ये लड़ाई तो हमने जीती, लेकिन हमको मिला क्या? हमको क्या कश्मीर के मुद्दे से मुक्ति मिल गई? क्या हमको ऐसी प्रतिज्ञा मिल गई पाकिस्तान की तरफ से कि अब आगे वो लड़ाई नहीं लड़ेगा? हमको एक पॉइंट ऐसा नहीं मिला। और तो और 2 साल के बाद में जो फौजियों को 2/3 पेंशन मिलती थी, उसे घटा के आधा कर दिया गया। तो ये हमको ऐसा लगा कि जैसे जमीन के ऊपर तो हम युद्ध जीते हैं, मगर टेबल के ऊपर हम युद्ध हार गए हैं। जी। आज 16 दिसंबर है, आज हम उसको सेलिब्रेट तो करते हैं, मगर सेलिब्रेट करने में एक नई समस्या बांग्लादेश की आ गई है। इस किस्म का मोहम्मद यूनिस
जिसके मुंह में न दांत है मैं न उसके आता हूं, पास मैं न सर उस पे आऊंगा। आज की सरकार के साथ हम क्या सलूक करें और आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप जितनी देर तक बोल रहे थे मैं चुप था, मेरे गूज़बम्स आ रहे थे और मेरा दिल बार बार आपको सलाम कर रहा था। ये हिंदुस्तान की फ़ौज है। जिन कर्नल त्यागी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना ने पश्चिम की तरफ, यानी जो पाकिस्तान आज की तारीख में है, उस तरफ 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जे में ले लिया था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया था। 93,000 उसके सैनिक हमारे कब्ज़े में थे। उसमें हिंदुस्तान जो चाहता पाकिस्तान से मनवा सकता था, लेकिन हमने उसको जाने दिया। आज वो नासूर बन चुका है। विंग कमांडर ए बी भूषण, मैं आऊँगा कि एयरफोर्स की भूमिका क्या रही, उस पर आगे चर्चा करूँगा, लेकिन यह जो वॉर रहा, एयरफोर्स ने क्या क्या किया और उस समय आपका जो अनुभव था वो क्या रहा? ये एक पहला वॉर था जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक कंबाइंड वॉरफेयर किया। और जैसे एयरफोर्स भी साथ थी और आर्मी तो मार्चिंग कर रही थी, लेकिन तीनों सर्विस में बड़ा कोऑर्डिनेशन था इसके अंदर। और एयरफोर्स को तो हम लोग कोई 3-4 महीने पहले से ही मतलब चल रहा था कि कुछ होने वाला है जबरदस्त। और हम लोगों को रातों रात कभी नाइट लैंडिंग करनी पड़ती थी बगैर किसी लैंडिंग लाइट्स के, बगैर किसी एयर स्ट्रिप के, कच्चे ट्रैक में लैंडिंग करना पड़ता था। पैराट्रूपर को हमने ड्रॉप किया उनके पीछे लाइनों में, तो उन लोगों को तो समझ भी नहीं आता कि ये पैराट्रूपर कहाँ से आ गए, क्योंकि जो एनिमी लाइन थी उसके पीछे हमने ड्रॉप किया, टैंगल ड्रॉप बोलते हैं। उसके पहले भी हम लोग काफ़ी कुछ कार्रवाई कर रहे थे। कितनी कार्रवाई मैं ओपनली बोल सकता हूँ अभी इस वक्त, हालांकि 50 साल हो गए हैं, तो पता नहीं कि कितनी मतलब चीज़ें हम खुले में बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ एयरफोर्स को काम करना पड़ा ईस्टर्न सेक्टर में। जब ईस्टर्न सेक्टर में काम हो गया और उस वक्त रनवे डैमेज कर दिया उन लोगों ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स तो काम की नहीं रही। हालांकि उनके पास हमारे से अच्छे जहाज थे, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि मोटिवेशन, मैन बिहाइंड द मशीन जैसे बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि उसको जो मकसद होता है, अगर आदमी को मकसद होता है तो वो लड़ता है अच्छी तरह से। और उसके बीच में हमें प्रॉब्लम हुई कि अमेरिकन 6th फ्लीट आने वाली थी, निक्सन ने भेज दिया और उसके बाद हमको थी कि भाई जल्दी करो। मैं आता हूं सर, निक्सन पे ही आ रहा हूं मैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लोगों को सब कुछ बताना है और आप लोगों के जरिए सुनाना है। दरअसल विंग कमांडर ए बी भूषण ये कह रहे हैं कि सर मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहिएगा ताकि दर्शकों को मैं साफ कर पाऊं कि अगर पाकिस्तान की फौज एक लाइन पे खड़ी है जो एनिमी लाइन होती है, हिंदुस्तान की एयरफोर्स रात के अंधेरे में, सन्नाटे में जा करके कच्ची ज़मीन पर लैंड कराना और उस तरफ माने जहां एनिमी की लाइन है उसके पीछे जा करके अपने पैराट्रूपर्स को उतारना, ताकि उधर से आकर के हमारी फौज पीछे से हमला कर पाए। यह किया था उस समय एयरफोर्स ने। आप समझ ले कि जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करना, और जैसा कह रहे हैं विंग कमांडर साहब कि ये जज्बा होता है, ये सिर्फ आपके जज्बे और हुनर का मामला है। जब तक आपके भीतर वो कलेजा नहीं है तब तक आप वो कर नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान के पास उस समय भी फाइटर जेट्स थे, उस समय भी उसके पास इस तरह के एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, लेकिन वो नहीं कर पाया। सर मैं 2 मिनट के आप लोग रोकना चाहता हूं, अब थोड़ा सा आगे कहानी बताना चाहता हूं। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 पर पाकिस्तान के तब के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला